नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हमारी चर्चा का विषय है मौलिक कर्तव्य और स्वच्छता। स्वच्छ और स्वस्थ भारत के बिना श्रेष्ठ भारत की संकल्पना अधूरी है, आप जानते ही हैं। विशाल जनसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण, बाजार का विस्तार और उपभोक्तावाद जैसे मुद्दे स्वच्छता के लिए गंभीर चुनौती लेकर आए हैं। स्वच्छता के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता के लिए एक मिशन छेड़ते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में बीजेपी सांसद प्रभात झा ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हुए स्वच्छता को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ने की बात रखी है। ऐसे में स्वच्छता को संविधान में हर नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किए जाने की चर्चा हो रही है। पूरी कोशिश का मकसद कहीं ना कहीं देश के सभी नागरिकों को नैतिक रूप से स्वच्छता के प्रति उत्तरदायी बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल यही है कि अधिकारों को जानने के साथ हम अपने कर्तव्यों को लेकर कितने सजग हैं, कितने अवेयर हैं, क्योंकि हर अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं और स्वच्छता को हमारे कर्तव्य में शामिल करने की ये कोशिश कितनी इंपैक्टफुल होगी, कितनी प्रभावी होगी। और हमारे साथ इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ अक्षय राउत जुड़ रहे हैं जो पूर्व महानिदेशक हैं विशेष परियोजना स्वच्छ भारत मिशन। स्वागत है आपका सर। डॉक्टर PSN राव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के। सर स्वागत है आपका भी। शंकर अग्रवाल हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, पूर्व सचिव शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार। आप सभी का स्वागत। शुरुआत राउत जी आप ही से करना चाहता हूं। असल में स्वच्छता को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ने की ये कोशिश कितनी जरूरी है मौजूदा हालात में? ये जो इनिशिएटिव प्राइवेट मेंबर ने लिया है, मुझे लग रहा है कि ये हमारे कंट्री जो देश लास्ट 5 साल से जो सफ़र कर रहा है, जो जर्नी कर रहा है, उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन है। उस स्पिरिट को मैं पहले बहुत ही बधाई देता हूँ और मुझे लग रहा है कि इसमें और भी आशा के संचार होता है, क्योंकि कभी लगता था कि 600 जो मिलियन लोग बाहर डिफिकेट कर रहे हैं और देश की हालत 2014 में जो था वो किसको बताने का जरूरत नहीं है। वर्ल्ड्स सबसे ज़्यादा डिफिकेटर्स, ओपन डिफिकेटर्स इंडिया में थे। ये औरत, हमारे जो वीमेन हैं, उनकी सिक्योरिटी और डिग्निटी के सवाल था और ये हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे चीज़ों के साथ, जीवन की बहुत सारे आयामों के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन 1 अगस्त 2014 में एक वक्त ऐसा आया जबकि देश के प्रधानमंत्री को लाल किले में खड़ा होकर अनाउंस करना पड़ा कि चलो देश को साफ करें। उसके बाद ये जो जन आंदोलन बन गया और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज प्रोग्राम बन गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री खुद अगुवाई करे, खुद कम्युनिकेटर इन चीफ बने और आज 38% सैनिटेशन कवरेज से लेकर 38-39% तब था, आज 100% हो चुका है। देश ODF इंडिया का एक अक्टूबर 2, 2019 को जब ग्रामीण इलाके की बात हो तब ODF इंडिया महात्मा गांधी जी को डेडिकेट किया गया था, जैसे कि पढ़ किया गया था। और उसमें लग रहा है कि लोगों में इतना जागरूकता आई है और लोगों में इतना इस मामला को लेकर निश्चय किया है लोगों ने, इस एक यहां तक आ गया कि पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर ने उनको बिल जैसे बनाया कि मौलिक कर्तव्य। तो इसीलिए इसका जो पार्लियामेंट्री सॉल्यूशन होगा, आगे क्या होगा, लॉ के हिसाब से क्या रहेगा, उसके ऊपर मैं बताऊं, कुछ बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज ऐसे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा अच्छी बात है और दिशा जो है उसका वो सही है। ठीक है शंकर अग्रवाल जी, कोशिश बहुत अच्छी है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन सर हम जानते हैं कि प्रैक्टिकलिटी में हम तो सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, हम कर्तव्यों का बोध कर ही नहीं पाते। जब अधिकारों की जद्दोजहद है उसमें कर्तव्यों का बोध कैसे हो और कैसे इस बिल को या फिर इस कोशिश को उन मौलिक कर्तव्यों में जोड़ने का प्रयास सही मायने पे हम कर पाए? जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता एक बिहेवियरल चेंज के माध्यम से ही आ सकती है। हम कोशिश करें कि हम इसको लॉ के जरिए एनफोर्स करें या मौलिक अधिकार बनाएं, मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसको नैतिक अधिकार बनाएं। लोगों की अपने अंदर से भावना होनी चाहिए कि हम जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह भी हम काम करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, वो सब एकदम स्वच्छ जगह पे रहें। और उसके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ
ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंज। एंड मुझे ये लगता है कि बिहेवियरल चेंज होता है जैसे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड बिहेवियरल चेंज है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज बिकॉज इट्स अ वेरी ड्राई काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। लोगों को जब हम बिहेवियर चेंज करते हैं तो हम कितना भी हम कोशिश कर लें लॉ से, वो बहुत स्थायी और सस्टेनेबल नहीं होता। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, मैं उनका उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, बड़ी सारी कोशिश की सोशल चेंजेस लाने के लिए समाज में थ्रू एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन लगातार अगर हम नजिंग करते रहें, लोगों को एडुकेट करते रहें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते रहें, एंड एक ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म बनाए जिसमें लोगों को थोड़ा बहुत इंसेंटिव भी हो टू कीप देयर एरियाज क्लीन। आई एम क्वाइट श्योर कि जो हम स्वच्छता की बात करते हैं उस अभियान में हम सफल होंगे और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। एक और बस मैं छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि स्वच्छता शुड नॉट बी कन्फाइंड टू ओनली जो स्वच्छता है, चाहे वो ODF हो और चाहे वेस्ट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे लिक्विड वेस्ट हो। वी मस्ट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट। जैसे आजकल जो बात चल रही है कि वायु प्रदूषण जो है, दैट शुड बी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ स्वच्छता। क्योंकि जो हम वायु स्वच्छ प्रदूषण की बात कर रहे हैं, ये जो वायु प्रदूषण में जो बढ़ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण एक हो सकता है जो स्टेबल बर्निंग करते हैं उसकी वजह से हो, पर बहुत सारा बिकॉज ऑफ हम लोगों का स्वच्छता ना रखने की वजह से भी इसको बढ़ाता है। एंड अगर हम थोड़ा कोशिश करें एवरी लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, एक कॉलोनी या मोहल्ले लेवल पे और समाज के लेवल पे, सर्टेनली विल बी एबल टू अचीव आवर गोल्स। मैं शंकर साहब के साथ 1 मिनट के लिए जोड़ूंगा। इसीलिए शंकर साहब जो बता रहे हैं एकदम सही है, क्योंकि पूरा इस चीज का न्यू है व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, इसीलिए शायद 10 करोड़ 11 करोड़ टॉयलेट बन गए, करीब 6 लाख गांव जो है ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए, 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी भी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए और 700 जिले ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। फिर भी अभी अगर स्वच्छ भारत अभियान के सामने कोई चैलेंज है, वो है कैसे इसको सस्टेन करना है। इसलिए इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा है, बाकी सब जो इसमें काम कर रहा है उन्होंने बोला है, और शंकर साहब ने एकदम सही बताया कि इसको कैसे सस्टेन करना है। बिहेवियर को सीमेंट होने के लिए साइंटिस्ट्स बोलते हैं, सोशल साइंटिस्ट के 2-3 साल और लगता है, नहीं तो स्लिपेज नहीं हो, फिर स्लिप बैक नहीं हो, और इसको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए ODF जो S बोलते हैं, ODF प्लस की एरिया में ODF सस्टेनेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा काम है, और आने वाले सालों में ये काम चलेगा तब बात बनेगा। ठीक है राव सर, कई बातें निकल कर सामने आई चर्चा में, लेकिन हम जब खुद कर्तव्य की सीमा को समझने की कोशिश करते हैं तो उन कर्तव्यों को हम खुद से जोड़ के देख लेते हैं। फैमिली के हिसाब से भी हम कर्तव्य निभा लेते हैं, कभी कभी पड़ोसियों के हिसाब से भी निभा लेते हैं। लेकिन जब हम बड़ी पिक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें ग्राम की बात होती है, नगर की बात होती है, समाज की बात होती है, वहां हम पीछे हो जाते हैं सर। तो इस स्थिति में क्या कर्तव्य के तौर पर स्वच्छता को जोड़ पाना उतना व्यवहारिक और उतना आसान है क्या जितना हम सोच रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें समझना चाहिए। प्लीज। एक तो सबसे पहले हम सबको पता है कि क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतने सालों से हमने ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि लीडरशिप एक सिंबॉलिक एक चीज़ है। जब मोदी जी ने, जैसा राउत जी ने अभी बताया है, हम सबको पता है कि जब मोदी जी ने लाल किला से जब उन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए, तब ये जागृति पैदा हुई है कि हमें ये करना चाहिए, हाँ हमें ये करना चाहिए। तो एक सिंबॉलिज्म एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो प्रभात झा ने अभी जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो सिंबॉलिक तौर पर, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे या ना लिखे, कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो अगर हमें मालूम है कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, अगर इसका जानकारी और जागृति हमारे अंदर है, तो हम खुद डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन वे में हम करेंगे। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड करने के लिए इसलिए वो कह रहे हैं कि उसको एक दर्जा दिया जाए, एक रिस्पेक्टेबिलिटी दिया जाए, ताकि एक सिंबॉलिक बन जाएगा। जब लोग कॉलेज में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, तो एक वो सिंबॉलिक रूप में वो वहाँ रहेगा। लेकिन सर, जितने पहले कर्तव्य हैं, क्या हम उनको पूरी तरीके से मान पा रहे हैं? जो एक हम और जोड़ देंगे, हम उसको मान लेंगे। जैसा कि राउत सर कह रहे थे कि आपके बिहेव में चेंज करना पड़ेगा, आपकी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। उस बदलाव की कितनी गुंजाइश है राउत सर? तो ये बदलाव जो है ये ओवरनाइट तो होगा नहीं, क्योंकि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।
तो इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। तो मैं मानता हूं और मैं समझता हूं कि वो प्रयास काफ़ी ऊंची तौर पर अभी चल रहा है। हर एक जगह पे कैच देम यंग इज़ द फिलॉसफी और द पॉलिसी। तो छोटे बच्चों को लेके हम हर जगह पे स्वच्छता का, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जगह पे हम कर रहे हैं। इस बार मेरे ख्याल में फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे। वाई आर वी सेलिब्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे हमें करना है, तो इसलिए है क्योंकि एक सिंबॉलिक तौर पे सारे नागरिक को मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए, एवरी सिटीजन शुड नो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, मेरा राइट्स क्या है, मेरा ड्यूटीज़ है। तो अवेयरनेस, जैसा अग्रवाल साहब ने भी बताया है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, हर जगह पे अवेयरनेस होना चाहिए। और जब ये करेंगे और लगातार करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की बात अभी हुई है, तो क्योंकि स्वच्छता, हर सुबह हम उठते हैं तो हमें सफाई चाहिए, तो ये एक डेली बेसिस में हमें करना चाहिए और लगातार करते चले जाना चाहिए। लेकिन ये सोच अपने घर से बाहर निकल के समाज तक भी जानी बिल्कुल चाहिए। समाज में आना चाहिए। और समाज आखिर क्या है? समाज आप और हम समाज हैं। तो इसलिए हर एक जब फैमिली, हर एक परिवार में ये आता है तो धीरे धीरे करके ये लेकिन राउत सर, आपके पास आना चाह रहा था, आप ऐड करिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल सर। सर, जब हम अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं तो पहली निगाह में ऐसा लगता है कि कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन क्या असल में तस्वीर यही है या फिर ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को पूरा करने का काम करते हैं? अगर एक दूसरे को पूरा करने का काम करते हैं तो वहां पे कई बार इस रेस में अधिकार कर्तव्य पे हावी हो जाता है। हम अधिकारों की फिक्र तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों का बोध नहीं होता सर, जानकारी नहीं होती कर्तव्यों की। ये अधिकार और कर्तव्य दोनों का बीच में आप जो एक पेश कर रहे हैं जैसे कि एक डायलेमा है, मुझे लग रहा है कि वो बेसिकली जिम्मेवारी का बात आप कर रहे हैं जी। और जब तक लोगों को स्वच्छता की जो परिणाम है उसके बारे में पता चलेगा। आज की तारीख में जो ये जो नतीजे है, मैं इंडिपेंडेंट स्टडीज के बारे में बात कर रहा हूं, 3 लाख लाइफ्स बच्चों का, वो स्वच्छ भारत मिशन के जो 5 साल में उपलब्धि हुआ, इससे बच्चों का जान बच रहा है। और एक ओडीएफ गांव में 50,000 रुपए का जो आमदनी है हर परिवार को होता है। और जो ग्राउंड वाटर, फूड कंटामिनेशन और एयर कंटामिनेशन का जो क्वालिटी है, वो स्वच्छता, जो गांव स्वच्छ गांव हो जाता है वहां 10-12 गुना बढ़ जाता है। ये सब नतीजे जब लोगों के सामने आएगा, आज आप देखेंगे कि जो 5 साल से आपने जो मूवमेंट खड़ा किया लोगों के साथ मिलकर, और 4 चीजें हैं जिसके लिए आपको स्वच्छ भारत मिशन के 4 पिलर्स हम लोग बोलते हैं। एक तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप, जो प्रधानमंत्री ने खुद अगुवाई किया। देश में कोई, बल्कि 3 दिन पहले नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है वाश में, वाटर सैनिटेशन हाइजीन में। इंडिया से लेके स्वच्छ नाइजीरिया मिशन, जो क्लीन नाइजीरिया मिशन उन्होंने लॉन्च किया। तो पॉलिटिकल लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने दिया, वो सबने आगे बढ़ाया। दूसरी बात है पब्लिक फंडिंग, $20 बिलियन इसमें डाला गया, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि और कंट्री कोई इतना पैसा उसमें लगाया सैनिटेशन को तवज्जो देके। थर्ड इज पार्टनरशिप, सारे लोग जुड़ गए, जैसे बात हो रहा था, सारे डिपार्टमेंट, कॉलेज, स्कूल, मीडिया हाउसेस, कॉरपोरेट्स, ऐसे कोई नहीं है जो कि अछूत रहा है, इससे सब जुड़ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका साथ ड्यूटी का ताल्लुकात है, वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन, 4th P जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हर इंसान, आप देखेंगे कितने स्टोरी, अगर समय होता तो मैं बताता, कोई गांव की कोई एल्डरली लेडी, कोई छोटे बच्ची, वहाँ झारखंड में लेडी मैसन्स, सब जुड़ गए जैसे कि कुछ ना कुछ करना है। कोई टॉयलेट अपना खुदाई कर रहा है, कोई 4 ईंट ला के जोड़ रहा है, कोई पिट डिगिंग खुद कर रहे हैं, ऐसे। तो ये तो है मिसाल, जब आपकी बिहेवियर ड्यूटी में कन्वर्ट होता है तब अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और हमने इसको निभाया है 5 साल से, और मुझे लग रहा है कि अनस्टॉपेबल है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आपने ड्यूटी, मुझे कोई क्लाश नजर नहीं आ रहा है, और ये जो ड्यूटी के लिए जो बिल आया है, चाहे वो अमेंडमेंट हो या नहीं हो, उसका नतीजा जो भी हो, मुझे लग रहा है कि ये लोगों की सोच का एक दिशा दिखा रहा है। इंडिया's हार्ट इज इन द राइट प्लेस सो फार एज सैनिटेशन इज कंसर्न। लेकिन शंकर सर, स्वच्छता को लेकर हो सकता है अवेयरनेस आई हो, हम अवेयर हुए हों, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी सेट कर दिए गए हों, लेकिन जो पिछले कर्तव्य है, पिछला हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और दूसरी सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन उन सुविधाओं को अधिकार के तौर पे हासिल करने के बाद क्या हम उन सुविधाओं के प्रति अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को उतनी ही कन्विक्शन के साथ निभाते हैं या निभा पाते हैं सर? जैसे मैं अभी आपको पहले बता रहा था, ये सब चीज़ डिपेंड करती है शिक्षा और उसको बोध
कराने में, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने में। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप देखते हैं डेमोक्रेसी, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत कम लोग बाग सोचते थे कि ये डेमोक्रेसी हमारे देश में सफल होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी उन्हीं देशों या उन्हीं सोसाइटी में सफल होती है जो प्रॉस्परस होते हैं या लिटरेट होते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे हमारा देश ना केवल सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, बल्कि मोस्ट थ्राइविंग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारे देश में है। क्यों है? उसका कारण ये है कि पहले तो हम लोगों ने एक राइट दिया अंडर लॉ, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे लोगों को इसका बोध कराया कि ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। और इसीलिए आप देखेंगे लगातार परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो बढ़ते जा रहा है। न केवल वो है, लगातार हमारा जो पोलिंग एंड हमारा इलेक्शन प्रोसेस है एकदम स्वच्छ है। हमको जब चेंज करना होता है, हमको मतलब देश को, तो लोग चेंज करते हैं, कोई वायलेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई हैसल नहीं। इसी तरीके से धीरे धीरे अगर हम एक तरफ राइट तो दे दें, लेकिन राइट के साथ साथ लोगों को अगर हम एडुकेट करेंगे, बच्चों को एडुकेट करेंगे, हर लेवल पे लोगों को अवेयर कराएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी भी असफल होंगे इस मिशन में। विल सर्टेनली, द ओनली थिंग इज इसको हमको सस्टेनेबल रखना है। अगर वो हमने बीच में छोड़ दिया तो फिर दोबारा बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जिस तरह की इस समय लीडरशिप है, जिस तरह के प्रोग्राम हैं, अगर हम लगातार इस पर जुटे रहे अगले 3-4 साल भी, तो सर्टेनली पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएंगे। और जो हम बात करते हैं दायित्व की और साथ में बात करते हैं कर्तव्य की, उन दोनों का एक जो कन्वर्जेंस होना चाहिए वो कन्वर्जेंस हो जाएगा। लेकिन वो माइंड ऑफ स्टेट बदलेगा कैसे? क्योंकि देखिए, अधिकारों को तो हम अपनी जागीर मानते हैं, हम लेके रहेंगे, हम उसके लिए सामाजिक चेतना भी होते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन सर, दायित्वों को, ड्यूटीज को तो हम दूसरों के लिए छोड़ देते हैं कि देखिए अधिकार मेरे लेकिन कर्तव्य तो आपके। सर, वो जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें बदलाव की कितनी जरूरत है? एब्सोल्युटली, ये नहीं, बदलाव की तो आवश्यकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मतलब डाउट नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन उस बदलाव को स्थायी रूप से हम कैसे लाएंगे, दैट इज द इशू। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एट एवरी लेवल, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे हम कहीं जा रहे हो। अभी भी मैं देखता हूँ, परसों मैं सोच रहा था, एक शादी में गया और शादी में जो बारात के साथ जाते हैं वो पानी वानी पीते रहते हैं, कुछ खा भी जाए वहीं फेंकते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो हमको ये बोध कराना पड़ेगा एट एवरी लेवल कि भाई, और साथ में उसके लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि अगर साथ में एक डिब्बा लेके साथ में चले हैं, तो अगर किसी को फेंकना है बॉटल तो उसी के अंदर फेंक दिया गया और जाके एक किसी जगह पे कलेक्ट हो जाएगी। स्मॉल एफर्ट एंड लगातार एजुकेशन, आई थिंक इट विल बिकम सस्टेनेबल। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए एजुकेशन के, जैसे शंकर साहब ने बताया, बहुत भूमिका रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्कूल के स्टूडेंट्स एंड बाहर की यूथ भी काफी एजेंट के हिसाब से काम किए हैं। ठीक है। और जैसे मैं बताऊं आपको, कभी आप बताइए, थोड़ा अगर ऑप्टिमिस्ट आप नहीं रहेंगे, आपको कभी उम्मीद था कि 1947 से लेके 2014 तक टोटल सैनिटेशन का कवरेज 38% है, और ये 5 साल में 38 से, हम लोग इसको कनकॉर्ड ग्राफ बोलते हैं, 38 से 100%, 100%, ये भी तो नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। और जैसे अग्रवाल साहब ने बताया, एजुकेशन का एक भूमिका है और सबका भूमिका है, एंड सब अपने ड्यूटी लेके उसको आजमा लेंगे। लेकिन मन में सवाल तब उठते हैं ना सर, जब बाकी ड्यूटीज को, बाकी कर्तव्य को हम वायलेट करते हैं, वहां पे अवहेलना करते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसे तोड़ देते हैं। हम ये नहीं देखते कि देश की अखंडता, उसकी सुरक्षा के लिए हमें किन बातों को पालन करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए। असल में जो पहली 11 ड्यूटीज हैं उनको लेके हम कितने स्टिक हैं कि 12वीं ड्यूटी को लेके भी हम उतनी ही कन्विक्शन के साथ निभाएंगे? सवाल इसलिए मन में उठते हैं। हाँ, इसलिए मैं उसका जवाब भी देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन को भारत सरकार के हिसाब से एवं पब्लिक स्टडीज से, दुनिया भर का ग्लोबल एनालिसिस से माना गया है कि एक सक्सेस। ठीक है, हम लोग सब मानते हैं, इसलिए यहां बैठे हैं, इसका बात चर्चा कर रहे हैं। ये क्योंकि एक जन आंदोलन बन गया है। आप बाकी जो ड्यूटीज के बारे में बता रहे हैं, जिस चीज के साथ ताल्लुकात, आज की तारीख में स्वच्छ भारत मिशन एक टेम्पलेट बना है। ठीक है। और वो सारे ड्यूटीज को अगर जन आंदोलन के टेम्पलेट में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, वो जरूर सक्सेस होगा। इसीलिए आजकल ये जन आंदोलन, ये अल्फाज हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन के कुछ एरिया में हो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, ग्रेजुअली लोगों को जोड़ने का, उनको ड्यूटीज का एहसास देने का एक मूवमेंट शुरू हुआ है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन एक टेम्पलेट जैसा आया। ठीक है राव सर, असल में इस चर्चा में अभी जो शंकर जी कह रहे थे कि देखिए आपको सतत प्रयास करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी होगी और उसके साथ आपको व्यवस्था भी पैदा करनी होगी। लेकिन सर, आपको ये नहीं लगता कि आग्रह करने के साथ साथ
हमें भय भी दिखाना होगा, हमें कानून भी बनाना होगा और ये बताना होगा कि देखिए साहब, अगर आप कर्तव्य नहीं निभाया तो उसके बदले में ये कंपनसेट आपको करना होगा। कई बार भय बिना प्रीति भी नहीं होती सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो राइट्स है और ड्यूटीज़ हैं, ये कैसे इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आई हैव अ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन राइट टू क्लीन एयर, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू लाइफ, ये कैसा फुलफिल होगा? एंड ये कौन देगा आपको? यू हैव टू गिव इट टू योरसेल्फ, क्योंकि हम ये अक्सर भूल जाते हैं, दिस इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये हमने अपने आप को दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स। तो इसलिए जब तक हम खुद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम खुद अपना वातावरण को हम साफ नहीं रखेंगे, तो कौन गवर्नमेंट हमको देगा? तो हु इज़ द गवर्नमेंट? वी आर द गवर्नमेंट। सो ये जो है ये अवेयरनेस आना चाहिए, और ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको शुरू करना है। एंड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एज दे से। तो इसमें ये कई साल लगेंगे। और जैसे मैंने बताया है कि स्कूल्स में अभी छोटे बच्चे, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो एल्डर्स से ज़्यादा छोटे बच्चे अवेयर हैं। ठीक बात है। और अगर आप सड़क के बारे में, जितने इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं, छोले भटूरे बेचते हैं या जो भी है, सब लोगों ने अभी एक कूड़ेदान छोटा रखा हुआ है वहाँ पे कि जो भी आपको फेंकना है यहाँ पे फेंक दीजिए। तो ये अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड लोगों में आया है, जो अनपढ़ लोग हैं या 5वीं फेल, वो उनको भी ये अवेयरनेस आया है। अवेयरनेस सबके पास है। तो ये समय लगेगा इसमें, लेकिन ये धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है। और इसमें टेक्नोलॉजी भी बदल गया है। जो स्वच्छ भारत हम कह रहे हैं, टॉयलेट होना चाहिए, तो ये टॉयलेट कैसा होना चाहिए? तो टॉयलेट का टेक्नोलॉजी जो है इतना बदल गया है कि ये वो वाला टॉयलेट नहीं है जो 1950 में बना रहे हैं। अभी बहुत सारा इसका टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी में पीपल आर हैप्पी यूजिंग द टॉयलेट। एक जमाने में जब हम कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाते थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, नोबडी वांटेड टू यूज इट, क्योंकि वो इतना गंदा था उसका टेक्नोलॉजी ने। तो अभी तो इतना साफ सुथरे टॉयलेट बन रहे हैं कि आपको लगता है कि हाँ, ये टॉयलेट में यूज कर सकता हूँ, ये हाइजीनिक है। ठीक है, तो धीरे धीरे ही से ये तस्वीर बदलेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आने के लिए, स्टूडियो में चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे तमाम व्यूवर्स अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य भी अच्छे से जानते हैं और उसको पालन भी करते हैं, और इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने में वो पूरी तरीके से मदद करेंगे देश की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके रिएक्शंस, आपके सजेशंस, आपके तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप जानते ही हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। तो देश देशांतर में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार, शुक्रिया।